हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। और वो स्पेशल कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हर एक एग्जाम पेपर में, चाहे वो आरबीएससी का हो, चाहे वो केबीएस एनबीएस पीजीटी का हो या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, हर एक एग्जाम पेपर में लगभग पूछा जाता है या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। और जो हम कॉन्सेप्ट आज कवर करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपको काम में आएगा। आपको कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट करोगे तब आपको काम में आ सकता है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, आप वाटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, हर जगह काम आएगा। बहुत इजी टॉपिक है, इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी धीरे धीरे समझते हैं। इसके अलावा हमने आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दिया, डिस्टेंस समझा दिया, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल की टाइप्स आपको करवा दी, कुछ न्यूमेरिकल हमने आपको घर करने के लिए दिए थे, आपने होमवर्क में किए होंगे। तो चलिए आप अपना रिजल्ट मैच कर लीजिए, जो भी आपने किए हों, और ना किए हों तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले सॉल्व कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारा पहला न्यूमेरिकल था कि एक पार्टिकल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में, आर त्रिज्या के सर्कुलर पाथ में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, और सर्कुलर जो पाथ है उसका रेडियस कितना दे रखा है सर, आर दे रखा है। तो बताइए, यदि ए से बी तक पहुंचने में इसको टाइम t बराबर 1 सेकेंड का लगता है या 2 सेकेंड का लगता है, हमने 1 सेकेंड दिया था न्यूमेरिकल में। यदि ए से बी तक पहुंचने में टाइम t बराबर 1 सेकेंड का लगता है तो आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, भले ही फॉर्मूला सिंपल है लेकिन लिखना जरूर। तो स्पीड का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है टोटल लेंथ, और लेंथ को आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है, अपॉन टोटल टाइम। तो ये बताइए, ए से लेकर बी तक वो यदि आया है तो उसने कितना लेंथ कवर किया होगा सर। यदि वो पूरा सर्किल घूमता, हम निकाल रहे हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस में यदि वो पूरा चक्कर चला होता तो 2 पाई आर, लेकिन आधा चला है तो आधा कर दिया, मतलब पाई आर। और टाइम कितना लगा है सर, 1 सेकेंड। इसका मतलब स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा आपका पाई आर अपॉन 1, इसका मतलब पाई आर मीटर अपॉन सेकेंड, ये हमने यूनिट लगा दिया। चलिए, एक आंसर आपके सामने आ गया है। आगे चालू करते हैं। दूसरा हमसे पूछा गया है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है कि सर जहाँ आपने डिस्टेंस लिखा है वहाँ आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, विस्थापन लिखेंगे, और विस्थापन में आप किस में भाग देंगे, हम विस्थापन में भाग किसका देंगे, समय का। और जब समय का भाग लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हाँ जी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या तरीका बताया था, जहां से चले हो वहां खड़े हो जाओ, जहां पहुंचे हो उसकी तरफ देखते हुए सीधी लाइन खींच दो, डायरेक्शन भी आ जाएगी। और ये लो जी, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये आर है, ये भी आर है, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r। कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड का। तो वेलोसिटी कितनी आ गई सर, 2r मीटर अपॉन सेकेंड। आप कहेंगे सर डायरेक्शन शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में दे रखा है तो डायरेक्शन इन जनरल तो ये होता है, ये एक्स कैप होता है, ये इसको आई कैप मान लेते हैं, ये जे कैप होता है, तो जाहिर सी बात है माइनस जे होगा और ये माइनस आई होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं कि 2r नीचे की तरफ है तो आप माइनस जे कैप भी लगा सकते हो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप 2r लिखोगे, ठीक है। चलिए आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम अगला सवाल करवाते हैं फटाफट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें हमने ये कहा था कि एक पार्टिकल या एक व्यक्ति कुल दूरी की आधी दूरी, हाफ दूरी 20 मीटर पर सेकेंड में कवर करता है, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है x/2 वो कवर करता है 40 मीटर पर सेकेंड में। तो आप हमको ये बता दीजिए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, v एवरेज हमने पूछा था। तो जो v एवरेज होगा वो होगा 2v1 v2 अपॉन b1 प्लस b2। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, ध्यान रखना, हमेशा ऐसे लिखा करो, जब समान दूरी दी है
इक्वल डिस्टेंस की बात की है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन यदि आपको असमान मतलब सेम टाइम दे दे तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, जब समान समय अंतराल हो, मतलब सेम टाइम इंटरवल हो, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे बी एवरेज बराबर b1 प्लस b2 प्लस 2। लेकिन ध्यान रखना ये x/2 मतलब 2 बार टर्म है, इसलिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। और आपको जनरल तरीका भी बताया था, क्या बताया था, याद होगा आपको। जनरल तरीका हमने बताया था कि v एवरेज इक्वल टू, यदि टाइम इंटरवल सेम है, डॉट 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 bn तक अपॉन n, और जब डिस्टेंस सेम है तो n अपॉन, अरे हाँ जी, ये 1/v1, 1/v2, 1/v3 डॉट 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 1/bn तक। चलिए, तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला ये यहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि x/2 जो है सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में हमने पूरा डेरिवेशन समझा दिया था, तो हम सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं 2 × 20 × 40 और 20 + 40। हाँ जी, हम क्या देख पाएंगे, 40 41 600 अपॉन दैट इज 60, कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी, कितने टाइम्स जाएगा ये 2, दैट इज 80/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 80/3 मीटर अपॉन सेकेंड, दैट इज द बी एवरेज। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, अगला न्यूमेरिकल करते हैं जो आपको दिया था, और अगला न्यूमेरिकल था कि सर टोटल डिस्टेंस का 1/3 डिस्टेंस मतलब x/3 पार्ट कवर किया जाएगा b1 स्पीड से। क्या दिया था हमने कि टोटल का 1/3 जो डिस्टेंस है वो कवर की जाएगी b1 स्पीड से, और जो रिमेनिंग कितनी होगी 2x/3। नहीं आया समझ में, x में से x/3 घटाओगे तो 2x/3 तो मिलेगा। तो ये x/3 पार्ट है डिस्टेंस का जिसको कवर किया जाता है v1 सेकंड से, और 2x/3 पार्ट को कवर किया जाता है b2 सेकंड से। तो हमारे लिए तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर बी एवरेज निकालना है आपको। तो इस केस में ऊपर क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या लिखोगे, टोटल टाइम। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस बताइए सर x/3 है और 2x/3 है, और टोटल टाइम बताइए, माना x/3 दूरी को b1 चाल से कवर करने में लगता है टाइम t1, 2x/3 दूरी को b2 चाल से कवर करने में टाइम लगता है t2, तो क्या लिखेंगे t1 + t2। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट ये है कि हमको t1 और t2 के नाम या मान जो है, वैल्यू जो है नहीं पता, और हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तरीका क्या बताया था सर, बचपन से जानते हैं फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, और यदि आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस मतलब दूरी बटे चाल लिख दोगे। तो इस कॉन्सेप्ट से हम क्या लिख सकते हैं, t1 बराबर सर x/3 b1 और t2 बराबर 2x/3 b2। तो यहाँ क्या लिखेंगे जरा देखिए, बी एवरेज कितना आ गया, बी एवरेज आ गया x/t1 की जगह x/3v1, क्योंकि 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 2x/3 b2। x से x कट गया तो 1 यहाँ आ जाएगा 3 कॉमन, और 3 जैसे ही कॉमन आया हम क्या लिख सकते हैं, 1/b1 + 2/b2 लिख सकते हैं ना। x तो कॉमन आके ऊपर वाले से कट जाएगा, नीचे दोनों में 3 कॉमन है, तो 1/b1 2/b2। हाँ जी, 3 को ऊपर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम b2 2b1/b1b2, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3b1v2/b2 + 2b1। देख लीजिए, आपको ये आंसर आना चाहिए, 3v1v2/b2 + 2b1। हाँ जी,
आप एक बात बताइए, आपको ये तो आता है ना कि ऊपर कैसे ले जाते हैं? कोई ऐसा हो जिसको नहीं आता है वो देख ले। A/B/C+D है, तो ये जाता है ऊपर और ये जाता है नीचे, तो क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं AD/BC। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको AB, और नीचे जो लिखा है उसको उल्टा करके लिख दो D/C, तो भी आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यह 3/1 है, तो B1 + B2 कहाँ जाएगा, 3 के पास, और 1 आ जाएगा नीचे, तो आंसर आ गया 3V1V2 + 2V1। फटाफट नोट कीजिए, फिर एक और आपका न्यूमेरिकल रह गया है, उसको भी कवर करवा देते हैं। चलिए जल्दी कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इसको। हाँ जी, हम आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं जिसका आंसर आपको बताना है कितना आएगा, और यही कॉन्सेप्ट हम आज आपको सिखाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रही है कुछ इस वे में। ये कोई व्यक्ति A है, और A व्यक्ति के लिए जो ग्राफ है वो ये दे रखा है, और कोई दूसरा व्यक्ति V है जिसके लिए ग्राफ दे रखा है ये। वापस बोल रहे हैं, एक व्यक्ति A और B हैं जिनका डिस्टेंस के साथ टाइम के साथ जो डिस्टेंस चेंज होता है उसका ग्राफ आपको दे रखा है। तो यहाँ आपको बताना है कि स्पीड A की ज़्यादा है या B की, या B की ज़्यादा है या A की, या दोनों की स्पीड बराबर है, या इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको बताना है। आपको ये भी बताना है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है जो चेंज हो रही है, इसके लिए आपका क्या आंसर होगा कि इस केस में आपके पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। जैसे माना ए पार्टिकल का ग्राफ है, तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए। ये सारी बातें आपको समझानी है। चलिए एक बात और हम बता दें, ये एक आपको ग्राफ दे रखा है, तो इस ग्राफ में आपको समझाना है कि जो आपका वेग या स्पीड है, डिस्टेंस है, आपकी जो स्पीड है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑप्शन ए, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपकी यूनिफॉर्म मतलब एक समान चाल है, आपकी एक समान चाल है, या नॉन यूनिफॉर्म असमान चाल है, तीसरा कांस्टेंट स्पीड है, और चौथा नन, हमको नहीं पता सर, आप जानते हो। ठीक है बता दो। चलो एक और पूछ लेते हैं, 4 का बढ़िया सगुन होता है। इस केस में बताना है आपको, यहाँ बताना है स्पीड के बारे में। ऑप्शन ए, स्पीड बढ़ रही है मतलब इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन बी, स्पीड घट रही है। ऑप्शन सी, स्पीड नियत है मतलब नोट चेंज। और चौथा तो आपको पता ही है, सब हमको नहीं पता, नन। तो आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, और चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको ढूंढने हैं। इस टाइप के सवाल ही आपसे एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल में, कैपेसिटेंस में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। चाहो तो आप लिख सकते हो, हम लिखवा रहे हैं, वो भी न्यूमेरिकल लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखें जो आपसे एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। यहाँ दे दिया आपसे Q और यहाँ दे दिया आपको B, और ये है पहला पदार्थ A और ये पदार्थ B है, मतलब 2 चालक पदार्थ हैं, कंडक्टर मटेरियल हैं। पहला A है, दूसरा B है, ये Q और ये पोटेंशियल।
तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कैपेसिटेंस ए की ज़्यादा होगी या कैपेसिटेंस बी की ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आपका कैपेसिटेंस बी की ज़्यादा होगी या ए की ज़्यादा होगी। ऑप्शन सी है कैपेसिटेंस क्या पता दोनों की बराबर हो। और ऑप्शन डी आप जानते हैं, हमको नहीं पता। इसके अलावा अगला क्वेश्चन नोट करें आप। अगला क्वेश्चन है ये V है, ये I है। तो इस केस में बताएं, दो पदार्थ है हमारा A और B। तो ऑप्शन ए, इन दोनों ही केस में RA मतलब रेजिस्टेंस A पदार्थ का ज़्यादा होगा या B का ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस B का ज़्यादा होगा या A का ज़्यादा होगा। ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस बराबर होंगे। और ऑप्शन डी, नन। आप सोच रहे होंगे सर वेलोसिटी चल रही है, स्पीड चल रही है, एक्सेलरेशन चल रहा है, आप कैपेसिटेंस ले आए, आप इलेक्ट्रिसिटी ले आए। अरे अभी तो और लेके आएंगे, देखते जाओ। तो इस टाइप के सवाल ही आपसे एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, और भी पूछ सकते हैं हम सवाल चाहो तो। अगला क्वेश्चन लिखो, अभी सबका जवाब एक साथ ही दे देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये हो गया 5वें नंबर का क्वेश्चन, ये हो गया 6वें नंबर का। अब 7वां बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है सर? ये है प्रतिबल, स्ट्रेस, और ये है स्ट्रेन, विकृति। क्या है ये है स्ट्रेन, ये है स्ट्रेस। पढ़ाएंगे अभी आपको सब। ये दो पदार्थ हैं A और B। आपको बताना है पहला पदार्थ ज़्यादा इलास्टिक है या दूसरा ज़्यादा इलास्टिक है या पहला, दोनों की प्रत्यास्थता बराबर है या पता नहीं। तो आप ये 6-7 सवाल हैं, इनको नोट कर लीजिए, फिर एक साथ इस सब के आंसर बताएंगे हम। और आप खुद ही बता देंगे, एक बार कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, खुद ही जवाब दे देंगे इनके। हटा दें? चलिए, अब इन पे आप ज़्यादा ना सोचें। अब हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ऐसा करें इसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ दें जिससे आप आंसर को लिख सकें, बाकी का तो वहाँ समझाएंगे। ठीक है, चलिए 4-5 लाइन को छोड़ के अब अगला टॉपिक लिखें और डालें वेग, वेलोसिटी। टॉपिक डालें भाई वेलोसिटी। हाँ जी, वेलोसिटी की कल डेफिनेशन क्या दी थी? ये दी थी कि सर 1 सेकंड में कवर किया गया जो डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 सेकंड में तय किया गया जो विस्थापन होगा, वो वेग कहलाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी या वेग, और वेग का डेफिनेशन है या फॉर्मूला है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बटे समय। हाँ जी, ये पॉजिटिव भी होगा, ये नेगेटिव भी होगी, मतलब वेलोसिटी जो होगा, और ये जीरो भी हो सकती है। और क्यों होती है? क्योंकि विस्थापन पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है, जीरो भी मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। आप ध्यान से समझना, अब हम कैसे लिख सकते हैं वेग को। हम लिख सकते हैं वेग को, वेग बराबर वेग का परिमाण प्लस वेग की दिशा। मतलब ये है कि हमारा जो एक वेग का वेक्टर होगा, उसके पास एक तो उसकी दिशा परिमाण होगा और एक उसकी दिशा होगी। ध्यान रखा, वेग का जो परिमाण होगा, दोनों वेग के परिमाण है, इसी को हम चाल कहते हैं। क्योंकि चाल में किसकी कमी होती है? दिशा की, तो ये चाल कहलाता है। इसका मतलब हमारा जो वेग होगा उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चाल प्लस दिशा, क्योंकि चाल में दिशा लगा दोगे तो वेग बन जाएगा। आप कहेंगे सर इस बात को आप बार बार अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं? चलो, आप वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख लो, ये 2 पॉइंट लिख लो, और इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख लो। अब हम अगला कार्यक्रम चालू करते हैं, वो है पहला टॉपिक डालो अब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। हटा दें इसको। सबसे पहले वेलोसिटी लिखा, ये 3 पॉइंट लिखे, फिर नोट लगा के ये लिखा, ये काम आएगा, अभी बताएंगे कैसे काम आएगा, आगे बढ़े। हाँ जी, लिखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग।
हाँ जी, क्या होगा सर? समान समय अंतराल में, वही होगा सर, समान समय अंतराल में समान विस्थापन, या एक डेफिनेशन और है इसकी बहुत अच्छी, वो ये है कि सर यदि, लिखना ध्यान से समझना, यदि कण एक समान चाल से, एक समान चाल से सीधी दिशा में चले या सरल रेखा में चले, स्ट्रेट लाइन में चले, तब कण का वेग यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। सर ये क्या लिख दिए? अभी तो नोट लगवाए थे आपको, क्या लिखे थे? वेग बराबर चाल प्लस दिशा। आपका टारगेट है कि आप अपने वेग को नियत करना चाहते हैं, एक समान करना चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चाल को भी नियत करें और दिशा को भी नियत करें। यदि दोनों में से एक भी चीज़ चेंज हो गई तो आपका वेग बदल जाएगा, और आपका डेफिनेशन किस चीज़ का चल रहा है? एक समान वेग का। तो हमने क्या किया, यहाँ तो लिख दिया एक समान चाल, इसका मतलब इसको नियत कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, या इसको नियत कर दिया। अब बात ये दिशा की, तो हमने सरल रेखा या सीधी दिशा में गति कह के इसको भी नियत कर दिया, और यदि इसको भी नियत कर दिया तो हमारा क्या हो गया? एक समान वेग। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो स्टार लगा के, एक समान वेग के केस में हमेशा त्वरण 0 होता है। क्यों होता है? सोचो, एक समान या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग की स्थिति में, एक समान वेग की स्थिति में त्वरण हमेशा 0 होता है। अब क्यों होता है सुन लो, आपने तो सोच लिया होगा। सर त्वरण की जो कंडीशन है ना, वो है वेग का परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो वेग में परिवर्तन त्वरण की कंडीशन है, लेकिन वेग तो चेंज हो ही नहीं रहा, वो तो एक समान वेग है, और यदि वेग चेंज नहीं हो रहा तो त्वरण कितना होगा? 0 होगा। चलिए अगला डालें आप, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या असमान वेग, असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगला टॉपिक। यहाँ क्या लिखेंगे? यदि हम लिखें, यदि कण की, यदि, अच्छा पहले सोच के बताओ, वेग को बदलना है, असमान करना है, या तो चाल को बदल दो दिशा को नियत रखो, या दिशा को बदल दो चाल को नियत रखो, या दोनों को बदल दो। बात आ रहा है समझ में? 3 केस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, पूरी फिजिक्स 3 केस पे चलेगी। पहला केस, यदि चाल नियत है, दिशा परिवर्तित है। दूसरा केस, दूसरा केस है यदि चाल परिवर्तित है, लेकिन दिशा नियत है। इसमें हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं अभी, कहाँ ऐसा होता है। और तीसरा केस है दोनों ही, कौन कौन? चाल तथा दिशा दोनों परिवर्तित हों, और तीनों जो केस है, चाहे चाल नियत रहे दिशा बदले, दिशा नियत रहे चाल बदले, या दोनों बदले, ये तीनों ही केस किसके हैं? असमान वेग के। तो लिखो, असमान वेग में आप लिखो, यदि कण की यदि कण की या तो चाल बदले या दिशा बदले, या दोनों चाल तथा दिशा बदलते हों,
तो ऐसा वेग असमान वेग होगा यदि कण की स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। तो इस टाइप का जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का वो क्या कहलाएगा, एक असमान वेग या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ध्यान से समझो, ऐसा कौन सा गति है जिसमें चाल नियत रहे और दिशा बदले। आ जाओ देखो, एक पार्टिकल को हमने एक समान चाल से वृत्ताकार पथ में घुमाया है। हम लिख देते हैं इसका एग्जांपल, एक समान चाल से वृत्ताकार सर्कुलर पथ में घूमता हुआ कण। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पार्टिकल ए पॉइंट पे है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी नहीं कहेंगे हम, चाल कहेंगे, वेलोसिटी में दोनों आ जाती हैं। पार्टिकल की चाल कितनी है, b है, दिशा कौन सी है, माना +x है। फिर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, अब b वेलोसिटी कितनी है, v है, दिशा कहाँ चली गई, अब नीचे चली गई। यहाँ देखो क्योंकि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। चलिए, पार्टिकल की चाल कितनी, सर चाल भी वही है, दिशा कहाँ है, चेंज हो गई। इस पार्टिकल पे देखेंगे, ये लो दिशा चेंज हो गई लेकिन परिमाण स्पीड का वही है, ये लो जी, ये लो जी। तो हम क्या देख रहे हैं, इस पूरे मोशन में पार्टिकल की जो मोशन हो रही है इसमें स्पीड जो है v b ये कांस्टेंट है लेकिन दिशा चेंज हो रही है, और दिशा के चेंज होने की वजह से वेग चेंज होगा और वेग चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है ना, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है और उसका नाम होता है अभिकेंद्रीय बल, जिसका वैल्यू होता है ac/b²/r। r इसका रेडियस होता है। अभी आगे आएगा, समझाएंगे। रिपीट कर रहे हैं, असमान चाल में एक कंडीशन है, चाल नियत होनी चाहिए, दिशा परिवर्तित होना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो वेग चेंज होगा, और वेग चेंज होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो नहीं होगा या कभी भी जीरो नहीं होगा। यहाँ नोट लगा के लिख लें असमान के नीचे, हम फिर बाद में भूल जाएंगे। क्या लिखेंगे, इस स्थिति में त्वरण कभी, मतलब नेवर, कभी जीरो नहीं होगा, नेवर भी जीरो, मतलब कभी भी जो है त्वरण जीरो नहीं होगा क्योंकि असमान है, वेग बदलता है। चलिए इधर देखिए, ऐसा कोई मोशन बताइए सर चाल परिवर्तित हो लेकिन दिशा नियत हो। ये लो जी, यहाँ से एक बॉल को, ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर फेंक दो, बॉल कहाँ जाएगी, ऊपर। जब फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी u, बीच में जो वेलोसिटी होगी वो u से कम होगी और लास्ट में वेलोसिटी हो जाएगी जाके 0, लेकिन दिशा वही रहेगी, दिशा चेंज नहीं होगी। सिमिलरली एक पार्टिकल को ऊपर से छोड़ दो, जब छोड़े थे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, लेकिन जब धीरे धीरे नीचे आएगी और यहाँ ज़मीन से टकराएगी तो नीचे की तरफ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी लेकिन दिशा वही रहेगी जहाँ से चली थी। तो ये दोनों केस बताते हैं कि यहाँ चाल तो चेंज होती है लेकिन दिशा चेंज नहीं होती। समझ में आ रहा है ना। बॉल को ऊपर फेंको, जब फेंकते हैं तो स्पीड बहुत तेज़ होती है लेकिन ऊपर जाके लास्ट पॉइंट पे धीरे हो जाती है। इसका मतलब स्पीड ज़्यादा यहाँ थी और कम हुई और कम हुई, इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है, चाल चेंज हो रही है। यहाँ क्या लिखेंगे, चाल तथा दिशा दोनों परिवर्तित हों। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ बना देते हैं, वैसे तो लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा प्रक्षेप्य गति में ऐसा होता है या प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ऐसा पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा, एक पार्टिकल को फेंका हमने किसी एंगल पे और वो ऐसे चला गया। तो इस केस में क्या होगा, ये है हमारा थीटा। तो सबसे पहले जब पार्टिकल चला तो पार्टिकल की दिशा ये थी और वेलोसिटी थी u, लेकिन जैसे पार्टिकल यहाँ पहुँचा दिशा हो गई ये और वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई। यहाँ जाके देखा दिशा हो गई ये, अब वेलोसिटी और कम हो गई। फिर यहाँ जाके देखा दिशा हो गई उल्टी लेकिन वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई, और यहाँ जाके देखा वेलोसिटी वही हो गई जिस वेग से फेंका था u से, लेकिन दिशा उलट गई।
तो इस पूरी मोशन में दिशा भी चेंज होती है और चाल भी चेंज होती है, मतलब दिशा भी बदलती है और स्पीड भी बदलती है। दोनों बदलने के कारण हमारा वेग कैसा है, समान वेग या एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये किस एक्सेलरेशन की वजह से होगी, जी की वजह से। यहाँ एक्सेलरेशन होता है जी, यहाँ भी जी होता है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम आगे और आपको समझाते हैं। ताक्षणिक स्पीड ताक्षणिक वेग पढ़ाते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और जिस हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे ना, वो कॉन्सेप्ट उसी में छिपा हुआ है। आप फटाफट इसको पढ़ें। हाँ जी, चलिए देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या ताक्षणिक वेग। और हमने कल इंस्टेंटेनियस स्पीड में लिखवाया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या टाइम पे या विशेष क्षण पे, जैसे फॉर एग्जांपल t = 5 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी है, तो एग्जैक्ट टाइम पे कोई वेलोसिटी पूछ ले तो वो ताक्षणिक के अंतर्गत आता है, इंस्टेंटेनियस में आता है। और इसमें हम छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, किसी क्षण मतलब किसी टाइम पे वेग का मान। ठीक है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं। वेग का मान ताक्षणिक वेग कहलाता है। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छपा हुआ है एक। इसको शो करते हैं ऐसे, कल हमने बताया नहीं था, आज हम बताते हैं। यदि ये वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, और यदि स्पीड है तो हम डिस्टेंस का टाइम के साथ रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले इसका मतलब जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dx/dt, मतलब क्या है। तो एक मतलब तो ये होता है कि सर ये कहना चाहता है कि हम यहाँ पे x में, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो या कोई भी क्वांटिटी हो, ऊपर लिखने वाली क्वांटिटी मतलब x में, नीचे वाली क्वांटिटी t के रेस्पेक्ट में, x में t के सापेक्ष या t के रेस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं, परिवर्तन। इसका मतलब क्या है, x का t के सापेक्ष परिवर्तन। जनरल डेफिनेशन क्या है, किसी एक क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा उसको हम ऐसे शो करेंगे, और इसको हम अवकलन का साइन भी कहते हैं। इसका मतलब अवकलन का मतलब भी यही होता है। और इसका मतलब समझते हैं, आ जाओ। जो हमने क्वेश्चन दिए थे आपको 7, उन सभी क्वेश्चनों का जवाब यहीं से आएगा। ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये y है, और ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये x है। ठीक है, और हमने ग्राफ बना दिया। ये हमने पूछा कि इसका ढाल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ढाल क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन लिखी है ना आपने, x के सापेक्ष या x में t के सापेक्ष परिवर्तन या एक क्वांटिटी में किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में परिवर्तन ही ढाल कहलाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ढाल लिखते हैं स्लोप को। स्लोप का सीधा सा डेफिनेशन समझने के पर्पज से हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसी एक क्वांटिटी में किसी एक क्वांटिटी में किसी अन्य क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में जो परिवर्तन होगा वो ढाल कहलाएगा, या परिवर्तन जो हम देखेंगे वो कहलाएगा स्लोप या ढाल। अब देखो यहाँ y में x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन हमको कैसे दिखाई दे रहा है कि हम x को बढ़ाते जा रहे हैं, y बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ तो आपको स्पष्ट समझ में आता है कि सर यहाँ x के सापेक्ष y बढ़ रहा है। यदि हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कि यहाँ हमारा डिस्टेंस है, यहाँ हमारा टाइम है, तो आप क्या कहोगे, सर टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये कहोगे ना। यदि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो या टाइम हो तो क्या कहोगे, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब जब भी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज देखेंगे तो वहाँ आप स्लोप वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे।
बात आया समझ में? अब हम इसका स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इन जनरल वे में कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने 2 पॉइंट लिए। फॉर एग्जाम्पल माना इस टाइम पे ये जो t है, t1 मान लेते हैं। इस टाइम पे हमारी जो पोजीशन है या हमारा जो पैरामीटर है t1 नहीं x1 है, तो यहाँ हमने x1 लिया, इस पर पोजीशन y1 है, और हमने दूसरा जो पॉइंट लिया x2, इस पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, y2। तो हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि सर x के सापेक्ष परिवर्तन किसमें, y में, क्या कहलाएगा, स्लोप। x में y के सापेक्ष परिवर्तन, सॉरी y में x के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाएगा, स्लोप। अच्छा, और क्या समझ सकते हैं? सर ये क्या है, y2 माइनस y1 है, और y2 माइनस y1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y। इसका मतलब ये भी डेल्टा y होगा। हाँ जी, x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x, तो इसका मतलब ये भी डेल्टा x होगा। यदि ये कोण थीटा बना हुआ है तो ये कोण भी थीटा होगा। आपको थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर लंब दिया गया होता है, और थीटा के साइड में हमेशा आपको आधार मिलता है, बेस मिलता है। इसका मतलब आपके पास लंब है और आधार है, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो इस कॉन्सेप्ट को देख के आपको क्या लगता है कि आपको कौन सी चीज़ निकालनी चाहिए, टेन थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो यहाँ क्या निकालेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा जरा निकाल के बताइए। थीटा के सामने परपेंडिकुलर डेल्टा वाई अपॉन नीचे क्या है, बेस डेल्टा एक्स। ओहो, ये क्या देखने को मिला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर स्लोप है। इसका मतलब टेन थीटा बराबर भी क्या होगा, स्लोप होगा। क्या होगा, स्लोप होगा। इसका मतलब टेन थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, टेन थीटा घटेगा, स्लोप घटेगा। लेकिन हम एक और चीज पढ़े हैं मैथमेटिक्स में कि थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा, और टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। ये भी हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 0, 30, 45, 60, 90। हम क्या देखेंगे कि वैल्यू जो है 90 तक टेन की वैल्यू बढ़ती जाती है। कुछ आया समझ में? एक इंफॉर्मेशन और हम मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं कि यदि थीटा जो है वो थीटा 0 से तो बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो यहाँ पे जो टेन थीटा का वैल्यू है वो आपको मिलता है पॉजिटिव। लेकिन यदि थीटा ग्रेटर देन 90 है तो आपको मिलेगा टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव। ये भी आपको पता है। बात आया कुछ समझ में? तो ये सारी जो बातें हैं ये उन्हीं न्यूमेरिकल्स की तरफ आपको लेके जा रही है। आप कहेंगे सर हमको मज़ा नहीं आया, वापस समझाओ। तो ये यदि आपने लिख लिया हो तो इसको अभी रहने दें, केवल इसको लिख लें, जिससे हम इसको हटा दें। हाँ जी, तो इसको लिखने के बाद ये पूरा हो गया है। अब हम समझा रहे हैं वहाँ, ध्यान से देखो। हमने एक न्यूमेरिकल दिया आपको, सर ये है हमारी डिस्टेंस, ये है हमारा टाइम, हमने ग्राफ बनाया ये। हमने कहा बताइए कि इस व्यक्ति के लिए हमारा जो स्पीड है, इस व्यक्ति के लिए हमारा जो स्पीड है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, यहाँ पे आप लेंगे 2 पॉइंट, और ये हो जाएगा डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो आप लिख सकते हो सीधा टेन थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगी आपकी स्पीड। क्यों आ जाएगी स्पीड, क्या कहती है, एकांक समय में दूरी का मान, या एकांक समय में दूरी का वैल्यू क्या कहलाएगा, स्पीड। इसका मतलब एक्स टी ग्राफ का ढाल या स्लोप क्या बताएगा, स्पीड को देता है, स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। और यहाँ पे x क्या है, लेकिन दूरी है। लेकिन यदि एक्स टी ग्राफ है और आपको दे रखा है ग्राफ का ढाल, किसको बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। आप कहेंगे सर अलग अलग लिखने की क्या ज़रूरत है। यदि ग्राफ नीचे बनता है, अभी बताएंगे एग्जांपल, हमने अलग अलग एक विशेष पर्पज से लिखा है, इसको एक भी लिख सकते थे। एक्स टी ग्राफ को यहाँ दूरी और डिस्प्लेसमेंट लिख के एक विशेष पर्पज बनाया है, उस पर्पज को भी समझाएंगे ऐसा क्यों लिखा है।
हाँ जी, इंफॉर्मेशन देता है, और यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए बात को ध्यान से समझना। बात इतनी सी है कि xt ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, पहली बात पता चल गई। xt ग्राफ का स्लोप हमको देगा वेलोसिटी या स्पीड, डिपेंड करेगा यदि डायरेक्शन सम्मिलित है, डायरेक्शन को आप काम में ले रहे हो तो स्पीड हो, सॉरी वेलोसिटी होगा, और डायरेक्शन काम में नहीं ले रहे हो तो स्पीड होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने यदि ये लिख लिया है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ समझा पा रहे हैं, यहाँ तो ठीक नहीं रहेगा, आप इसको लिख लो एक बार। हाँ जी, लिख लिया। चलिए देखो इधर, देखो ध्यान से, ये x, ये t, ये पार्टिकल a, ये पार्टिकल b। अब ध्यान से समझना, हमने क्या कहा था कि बताइए a की स्पीड ज़्यादा है या b की स्पीड ज़्यादा है, यही कहा था हमने। a की स्पीड ज़्यादा है या b की स्पीड ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यदि ये ग्राफ xt का बन रहा है तो हम स्पीड वेलोसिटी का नाम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इस ग्राफ का, xt ग्राफ का स्लोप हमको क्या बताएगा, स्पीड या वेलोसिटी। बात आया समझ में? यदि यहाँ पे हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना दें और हम बताइए वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो इसका बीटी ग्राफ का स्लोप अब वेलोसिटी को नहीं बताएगा, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा। इस वजह से कह रहे हैं कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगी, वो क्या बताएगी, वेग या वेलोसिटी को बताएगी। बात आ गई। चलिए अब बात यह है सर, हमको यदि 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड दिए होते या 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर दिए होते तो हम ऐसे करके निकाल देते स्लोप। हमको तो दिया ही नहीं है, हमको तो ये दे रखा है ए यहाँ है बी यहाँ है, और कॉमन सेंस हम इतना लगा सकते हैं कि सर ए के लिए जो कोण बनाओगे आप थीटा ए, और बी के लिए जो कोण बनाओगे उसमें हमको इतना रिलेशन पता है बस कॉमन सेंस से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दूर है तो थीटा ज़्यादा होगा, और यदि ये थीटा बी है तो ये छोटा होगा, इतना पता है हमको। तो भैया हमने तो ये भी पढ़ा रखा है कि ढाल या स्लोप तुमको ऐसे पता नहीं लग रही है तो स्लोप सीधा लिंक टेन थीटा से भी तो करता है। इसका मतलब स्लोप जो है हमारा वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पीड की, और स्पीड का मतलब टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा, और टेन थीटा कम तो स्पीड भी कम। इसका मतलब यदि टेन थीटा के बारे में पता चल जाए तो स्पीड के बारे में पता चल जाएगा। अब टेन थीटा लिंक किससे करता है, थीटा से। तो यहाँ ध्यान से देखो, थीटा ए ज़्यादा है थीटा बी से, तो सर हम जानते हैं टेन थीटा ए भी ज़्यादा होगा टेन थीटा बी से, और टेन थीटा का नाम ही क्या है, स्पीड। इसका मतलब स्पीड ऑफ ए ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ बी से। ये लो जी आंसर। आया कुछ समझ में? यहाँ स्लोप स्पीड को बता रहा है, तो टेन थीटा ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा। थीटा का पता है, यहाँ से लग गया, तो थीटा ज़्यादा तो टेन थीटा ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा, आंसर आ गया। अरे आ गया क्या? बताओ आंसर आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए और क्वेश्चन दिए थे आपको। अगला क्वेश्चन बताओ। यह है स्थिति, ये ए है, ये सी है, ये बी है, और ये टाइम है। तो बताइए किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी? आप कहोगे सर एक्स-टी ग्राफ का स्लोप, एक्स-टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा। क्यों देगा? क्योंकि वेलोसिटी, स्लोप का मतलब होता है डेल्टा एक्स, जो वाई में लिख रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं समझने के लिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। लेकिन वाई यहाँ हमको एक्स दे रखा है और एक्स की जगह टाइम दे रखा है, और ये होता है वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप किसको बताएगा? वेलोसिटी को। पहली बात। सर आपने हमको ये भी समझाया था कि जो स्लोप होता है वो टेन थीटा को बताएगा। इसका मतलब सर टेन थीटा वेलोसिटी को बताएगा। कॉमन सेंस से क्या पता चल रहा है? ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है,
और ये थीटा 3 है। यदि आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो इसको थीटा बी मान लीजिए, इसको थीटा सी मान लीजिए, इसको थीटा ए मान लीजिए। ऊपर देखिए क्या पता चल रहा है, थीटा ए सबसे ज़्यादा है, थीटा सी उससे छोटा है, थीटा बी सबसे कम है। और क्या पता चल रहा है, और पता चलेगा कि सर यहाँ से टेन थीटा ए जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, टेन थीटा सी उससे कम होगा और टेन थीटा भी सबसे कम होगा। इससे ये भी पता चल रहा है टेन थीटा को तो वेलोसिटी कह रहे हो तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इसकी, उससे कम इसकी, सी की, और सबसे कम किसकी, बी की। ये लो जी, ऐसे करेंगे सवालों को। इस टाइप के सवाल 100% पेपर में पूछे जाते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करते जाना भाई साथ साथ। हम लिखने का समय इसलिए नहीं देते क्योंकि टाइम खराब करने से फ़ायदा नहीं है, यहाँ खड़े रहेंगे आपके लिए। इससे अच्छा तो ये है कि वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, और कोशिश हम वैसे यही करते हैं कि लिखने का टाइम हम स्किप ही कर दें वीडियो में। हाँ जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। और देखो सवाल ध्यान से समझो। ये लो जी, ये हमने ग्राफ दे दिया, ये x है और t है। बताइए वेग या चाल, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, वेग या चाल का मान बढ़ रहा है, घट रहा है, नियत है या नहीं पता। इसका जवाब दो आप, बहुत गजब का सवाल है। सर जी यहाँ तो सीधी सीधी लाइनें थी तो हमने थीटा निकाल दिए, लेकिन यहाँ तो यदि हमने यहाँ थीटा निकाले तो तकलीफ, यहाँ थीटा देखा तो और कुछ हो गया, यहाँ थीटा देखा तो और कुछ हो गया। तो यहां तो थीटा बदल रहा है, थीटा बदल रहा है इसका मतलब टेन थीटा भी बदल रहा है, और टेन थीटा बदल रहा है इसका मतलब स्लोप बदल रहा है। तो ध्यान रखना इस टाइप के ग्राफ में स्लोप परिवर्तित है। कैसी है, परिवर्तित है। और स्लोप क्यों परिवर्तित है, क्योंकि थीटा परिवर्तित है। मतलब यदि थीटा कांस्टेंट होता, ये थीटा पूरे में कांस्टेंट है, यदि थीटा कांस्टेंट होता तो हम कह देते थे कि स्लोप भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट आएगी। कुछ आ रहा है समझ में? या थीटा ए बड़ा है या थीटा भी छोटा है, इसका मतलब यदि ये 10 मीटर पर सेकंड से पूरे रास्ते जा रहा है तो ये किसी कम से जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड से जाएगा। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 6 हो गई, यहाँ 8 हो गई, यहाँ 10 हो गई। स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड चेंज होने का क्या गारंटी है? आप सर स्लोप चेंज करके बता सकते हैं कि यदि स्लोप चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज हो रही है। और हम ग्राफ को देख रहे हैं, माना ए, बी, सी, डी और ई पॉइंट हैं। अब हम इन पॉइंट्स पे ग्राफ देखना चाहते हैं, वेलोसिटी देखना चाहते हैं। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसे ग्राफ पर किसी पॉइंट पर, जैसे ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर यदि आप स्पीड या वेलोसिटी देख रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अब, ये ताक्षणिक पढ़ रहे हैं। तो एक पॉइंट पर स्पीड देखने के लिए वहाँ टेंजेंट खींच दो और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देख लो। ये हो गया थीटा ए। फिर बी पे टेंजेंट खींचा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखा, ये हो गया थीटा बी। फिर सी पे लाइन खींचा और इसके साथ एंगल देखा, ये हो गया थीटा सी। फिर डी के साथ खींचा, एंगल देखा, ये हो गया थीटा डी। अरे साहब ये क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ थीटा ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा थीटा बी है, उससे बड़ा थीटा सी है और सबसे बड़ा थीटा डी है। इसका मतलब धीरे 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 क्या बढ़ रहा है? धीरे धीरे एंगल बढ़ता जा रहा है। और एंगल बढ़ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? वापस लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं थीटा ए सबसे छोटा, थीटा बी उससे बड़ा, थीटा सी उससे बड़ा, थीटा डी उससे बड़ा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं हमसे, हाँ जी ये लो जी, हम ये कहना चाहते हैं, सही बात है। और सर जी ये आप कहना चाहते हैं तो हम तो जानते हैं टेन थीटा स्लोप को ही तो बताता है। तो स्लोप किसकी? ए की। स्लोप किसको बताता है? टेन थीटा को। और टेन थीटा किसको बताएगा? वेलोसिटी को। तो क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी एट पॉइंट ए सबसे कम है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी उससे ज़्यादा है, वेलोसिटी एट पॉइंट सी उससे ज़्यादा है, वेलोसिटी एट पॉइंट डी उससे ज़्यादा है, और यदि ई निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि ये ग्राफ किसका है? बढ़ती हुई वेलोसिटी का है या बढ़ती हुई स्पीड का ग्राफ है।
यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ स्पीड समय के सापेक्ष घट नहीं रही है, ये बता रहा है कि यहाँ की स्पीड समय के साथ बढ़ रही है। आ रहा है कुछ समझ में? अरे आ रहा है क्या? चलिए एक और ग्राफ देखें, एक और ग्राफ देखें, आ जाओ। ये ग्राफ बना दिया हमने, ये वही स्थिति, ये टाइम, और ग्राफ है कुछ ऐसे। अब आपसे ये पूछ लिया कि बताइए इस ग्राफ में स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, तो भाई आप पॉइंट बना लें, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेक कर लें। चलिए कैसे चेक करेंगे कि सर इस ग्राफ में यदि हमको वेलोसिटी चेक करनी है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या वेलोसिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो x/t आएगा, दूरी बटे समय आएगा, तो चाल या वेलोसिटी देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, हम स्लोप जो है सबसे आसान तरीका होता है स्लोप निकालने का, ये भी कोई वैल्यूज आपको नहीं दी हैं तो आप tan थीटा कैलकुलेट कर लें, और tan थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है थीटा की। तो चलिए पॉइंट ए पे वेलोसिटी देख लेते हैं, बी पे, सी पे और डी पे। तो ए पे देखने के लिए टेंजेंट खींचा, एंगल देखा, टेंजेंट खींचा, एंगल देखा, टेंजेंट खींचा, एंगल देखा, टेंजेंट खींचा, एंगल देखा। क्या देख रहे हैं? थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी। ओ हो, कुछ उल्टा ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? थीटा ए या सबसे बड़ा है, थीटा बी या उससे छोटा है, उससे छोटा थीटा सी या सबसे छोटा थीटा डी है। इसका मतलब यही तो कहना चाहते हैं आप, टेन थीटा ए सबसे बड़ा है, टेन थीटा बी सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा टेन थीटा सी है, और उससे छोटा क्या है? टेन थीटा डी है। यदि ये ग्राफ बन रहा है तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ डी। ये लो जी, इसका मतलब धीरे 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 वेलोसिटी घटती जा रही है। तो ये घटते वेग का ग्राफ है, डिक्रीमेंट हो रहा है वेग में। अभी तो बहुत इंफॉर्मेशन रखता है ग्राफ, जब एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे तब और समझाएंगे। घटते हुए वेग का ग्राफ है, और ये बढ़ते हुए वेग का ग्राफ है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। चलिए ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अब हमको लिंक करना है इसको इलेक्ट्रिसिटी से और कैपेसिटेंस से। आप इनको अच्छे से नोट कर ले, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, जल्दी करें आप। हाँ जी, हटा दें। देखो इधर ध्यान से बोर्ड पे, एक ग्राफ और दिया था हमने, ये स्थिति है, ये टाइम है, ये ग्राफ था, बिल्कुल सीधी लाइन। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे? सर हमको कोई वैल्यू तो दी नहीं है जिससे हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकाल सकें, और एक्स अपॉन टी का ग्राफ वेलोसिटी होता है, और हमसे पूछा भी यही है कि वेलोसिटी का वैल्यू बताइए। और वेलोसिटी जो होती है वो स्लोप को बताएगी, और स्लोप बताएगी टेन थीटा को, और टेन थीटा का रिक्वायरमेंट होगा, टेन थीटा के लिए रिक्वायरमेंट होगा थीटा का। थीटा निकालने के लिए आपने तरीका बताया था कि जिस पॉइंट पे आप थीटा निकालना चाहते हो उस पर स्पर्श रेखा बनाते हैं, उसी स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ एंगल देख लें। लेकिन हमने यहाँ देखा कि एक्स अक्ष भी वही है, स्पर्श रेखा भी वही है, इसका मतलब यहाँ बनने वाला कोण कितना है? 0 डिग्री। हम जानते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं टेन 0 डिग्री बराबर भी 0 होता है, और टेन 0 है तो इसका मतलब स्लोप भी 0 है, और स्लोप भी 0 है, इसका मतलब x में t के सापेक्ष परिवर्तन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। ये लो जी, इसका मतलब पार्टिकल चल ही नहीं रहा है। आपको याद हो तो हमने मोशन और रेस्ट का जब ग्राफ बनाया था तो यही ग्राफ बनाया था, टाइम के साथ स्थिति नहीं बदल रही, इसका मतलब पार्टिकल रुका हुआ है, रेस्ट में वेलोसिटी कितनी है? 0। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब हम लिंक करते हैं इस ग्राफ को कैपेसिटेंस के साथ, उसके बाद इलास्टिसिटी के साथ भी लिंक करेंगे। फटाफट नोट करते रहें आप, बस समय खराब नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, देखिए बोर्ड पे ध्यान से, बोर्ड पे ही हम ये बता रहे हैं आपको कि हम जानते हैं, ध्यान से समझो, कोई लिखेगा नहीं है, बोर्ड पे देखते रहो। Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। जब हम कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे या कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे कि हमारा जो आवेश है
वो विभव के समानुपाती है, और जो समानुपाती या प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C, और ये जो C है ये हमारी धारिता होती है या कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस ये होती है हमारी C। अब हम C निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, Q/V, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि आपको तकलीफ नहीं है तो भाई बात तो वही है, लिख सकते हैं ना। तो यदि ग्राफ Q/V में बन जाए तो क्या चाहिए आपको, डेल्टा Q/डेल्टा V। ये तो वही बात हो गई सर, ये y है, ये x है, और डेल्टा y/डेल्टा x ये होती है स्लोप। इसका मतलब कैपेसिटेंस QB ग्राफ की स्लोप की इंफॉर्मेशन देती है। वापस रिपीट कर रहे हैं, QV मतलब आवेश और वोल्टता, चार्ज और पोटेंशियल का के ग्राफ की स्लोप या ढाल किसके बराबर होगी, कैपेसिटेंस धारिता के बराबर होगी। अब आपके सामने चुनौती किस चीज की है, इसकी। एक पदार्थ A है मटेरियल, एक मटेरियल B है, बताइए किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा। तो सर जिसकी स्लोप ज्यादा, क्योंकि यहां पे हमने देखा स्लोप जो आ रही है वो आ रही है डेल्टा Q/Y/X आएगी ना, डेल्टा Q/डेल्टा B, और ये हमारे C के बराबर है। इसका मतलब स्लोप ज्यादा होगा तो C ज्यादा होगा, और स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के। इसका मतलब tan थीटा ज्यादा तो C ज्यादा। कॉमन सेंस से क्या पता चल रहा है, यहाँ थीटा B लिखेंगे, यहाँ थीटा A लिखेंगे, और कॉमन सेंस हमारा कह रहा है कि थीटा A बड़ा है थीटा B की तुलना में। इसका मतलब कॉमन सेंस ये भी कह रहा है कि थीटा A बड़ा होगा tan थीटा B से। तो सर कॉमन सेंस तो फिर ये भी कह रहा होगा, और यही आपका आंसर है। कैपेसिटेंस ऑफ मटेरियल A इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ मटेरियल B। ग्राफ कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, ग्राफ कह रहा है सर, हम नहीं कह रहे। क्वेश्चन पेपर में NBS मतलब नवोदय विद्यालय की जो PhD परीक्षा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, और न जाने जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो कितनी बार पेपरों में आया है। बहुत होशियार होता है क्वेश्चन वाला भाई, ऐसे तुमको लेक्चरर नहीं बनाएगा। उसने पता है क्या दिया था, कलाकार था वो, उसने दे दिया ये और बता दिया ये, बताइए क्या आंसर होगा। सब बच्चे धड़ाके से क्या लगा, क्या है, कैपेसिटेंस पूछ रहा है ना ये लो जी, ये लगा क्या है, गलत हो गया वहीं सबका। सोचो, कैपेसिटेंस पूछ रहा है इसमें, लेकिन ये गलत आंसर है, और वहां हमने इसको सही बताया है। स्लोप का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे थे, इसलिए कह रहे थे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको बस समझ तो गए होंगे क्यों आंसर आ रहा है, बाकी का ध्यान से समझो ऐसा क्यों है। यहाँ Q y एक्सिस पे है, यहाँ B x एक्सिस पे है, यहाँ देखो चेंज हो गए। तो यदि इस B Q ग्राफ का स्लोप लाओगे आप तो क्या आएगा स्लोप, देखो जरा क्या बनेगा। BQ ग्राफ का स्लोप, हाँ जी, क्या बनने वाला है, डेल्टा V/डेल्टा Q। डेल्टा Q/डेल्टा V C होता है, इसका मतलब ये 1/C होगा, और डेल्टा V/डेल्टा Q क्या है, स्लोप है इस ग्राफ का, और स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के। इसका मतलब tan थीटा बढ़ेगा, चलो और अच्छे से लिखते हैं, इसका मतलब थीटा ज़्यादा होगा, तो ये तो हम जानते हैं tan थीटा ज़्यादा होगा। लेकिन सर यहाँ तकलीफ हो गई, यहाँ पे C घटेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे थीटा A ज़्यादा तो है थीटा B से, और हम इसके लिए भी सेटिस्फाई हैं, tan थीटा A ज़्यादा है tan थीटा B से। लेकिन हमारा जो ग्राफ के एक्सिस हैं वो इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि भैया थीटा जितना ज़्यादा उतना ही C कम होगा, तो CA छोटा होगा CB से। ये लो जी, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। हाँ जी, सॉल्व करें फटाफट। अगला और देखो, अगला एक और देखो, ये है हमारे पास V, ये है I, दो पदार्थ दे दिए, दो मटेरियल दे दिए A और B। आपसे पूछ लिया रेजिस्टेंस बताओ A और B का। अब तो आप बताओ क्या आंसर आएगा, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, A का या B का। तो सर ओम्स लॉ कहता है B बराबर IR, और R बराबर होता है B/I। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना भाई,
लिख सकते हैं। और ये स्लोप है किस ग्राफ की, वाई, वी और आई की। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चलता है, हम तो भैया बस इतना सा देख लेते हैं कि वाई एक्सिस पे वी है, हाँ है, एक्स एक्सिस पे आई है, हाँ है, तो इसका मतलब स्लोप सही आ रहा है। इसका मतलब इसका जो स्लोप है ना वो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई आएगा और ये आर होता है। ठीक है, चलिए, तो स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर भी होता है। इसका मतलब आर किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, सॉरी टेन थीटा किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, आर की इन्फॉर्मेशन देगा। ये कितना है, थीटा ए, ये कितना है, थीटा बी। थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, इसका मतलब टेन थीटा ए इज ग्रेटर देन टेन थीटा बी। ओहो, इसका मतलब सर ये है कि आपका आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, इसका मतलब ये है। कुछ आया समझ में? चलिए, होमवर्क दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। होमवर्क दे रहे हैं, अब इलास्टिसिटी वाला आप खुद करोगे, इलास्टिसिटी वाला आप खुद करोगे। होमवर्क लिखो, दिए गए ग्राफ में रेजिस्टेंस का पता लगाना है। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन भी पेपर में यही मिलेंगे, फिक्स है, चेंज ही नहीं होते। ये बताना है भाई। अभी हम बता चुके हैं इसको। ठीक है, इलास्टिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, क्या आएगी, चल लिख देते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए लिख दिया था ना, पहले तो लिख दिया था शायद, कोई बात नहीं। चलिए, एक और बताइएगा। रिलेशन बताना है इलास्टिसिटी के बीच में, पार्टिकल मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, या सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, सब्सटेंस सी, या पदार्थ ए, पदार्थ बी, पदार्थ सी, इनके लिए बताना है कि किसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है। फटाफट नोट करो, आंसर लिखो, अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, जल्दी लिखो। हाँ जी, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें आप। हाँ जी, एक न्यूमेरिकल लिखें। एक्स दिशा में, ये जो न्यूमेरिकल है ना वो यूपी पीसीएस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस की परीक्षा में आया हुआ न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो, लिखिए एक्स दिशा में, एक्स डायरेक्शन में गतिशील कण का स्थिति तथा समय में इक्वेशन, मतलब पोजीशन और टाइम में एक इक्वेशन दे रखी है, x बराबर 10t² - 12 है। देन तब वह समय बताइए, जिस पर कण विराम अवस्था में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले रुके हैं, अभी बताते हैं।
ये कह रहा है कि एक x और t में आपको इक्वेशन दी है x बराबर, या x पोजीशन है 10t² - 12, और आपसे कहा गया है कि वो टाइम बताइए जिस टाइम पर या जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका कण की वेलोसिटी 0 होगी। हाँ, तो हमारा जो हमको गिवन है, आंसर लिखने वैसे आप खुद कोशिश करें भाई, आंसर बताएं कितना आएगा। गिवन है क्या है, x बराबर 10t² - 12, ये हमारा गिवन है। चलो ठीक है सर, बात हमको समझ में आ गया। आपसे क्या पूछा है कि वह टाइम जिस पर विरामावस्था में आ जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अंडरलाइन करो। विरामावस्था का मतलब वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0, और ये भी तुमको गिवन है, तो इससे वेलोसिटी कैलकुलेट करो। dx/dt बराबर 10 और इसका होगा 2t, ये हो जाएगा 0। ओके, रुकिए ये 12t आएगा, है ना? हाँ जी, 12t कर लो इसको। चलिए 12 बचेगा। अब देखो यहाँ पे b बराबर 0 लिखो, क्योंकि ये वेलोसिटी है, तो b बराबर 0, 10 2t - 12, 12 को इधर ले आओ, 12 बराबर 10 × 2t, यह आ जाएगा 12/20 = t, यह आ जाएगा 0.6। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यह आ जाएगा 6, और 0.6 सेकंड पे हमारा जो पार्टिकल है 0.6 सेकंड के बाद वो आ जाएगा रेस्ट में। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। चलिए अगला न्यूमेरिकल लिखिए। एक पोजीशन और टाइम में रिलेशन दे रखा है आपको, रिलेशन का मतलब एक संबंध, एक इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन क्या दे रखी है, √x = t+9, ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, देन कैलकुलेट वेलोसिटी एट पॉइंट या एट टाइम t बराबर 3 सेकंड पे। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे करके बताइए। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। हमको सर सबसे पहले आपने वेलोसिटी पूछा है, तो हमको स्पष्ट रूप से पोजीशन और टाइम में रिलेशन चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं, इस पर रूट लगा हुआ है। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे, तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, पूरी का स्क्वायर लगा देते हैं एक बार। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, t² 81 18t 9 दूनी 18 × t। हाँ जी, एक बार डिफरेंशिएशन करने से क्या मिल जाएगी आपको, वेलोसिटी 2t 0 18। हाँ जी, अब वेलोसिटी किस पॉइंट पे, एट t बराबर 3 सेकंड पे। तो क्या लिखेंगे, 2 × 3 + 8 6 + 8 14 मीटर/सेकंड। ये लो जी, किस पे है ये, एट t बराबर 3 सेकंड पे। चलिए फटाफट नोट कीजिए। हाँ जी, अगला लिखो एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। फटाफट से नोट करें, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। चलिए, तो वैसे तो हमने औसत चाल आपको पढ़ा दिया, और लगभग वैसा ही औसत वेग है। औसत चाल आपको पढ़ा दिया है, और औसत चाल जो है बिल्कुल लगभग बराबर है। अंतर किस चीज़ का आएगा, अंतर बस इस चीज़ का आएगा। अरे क्या हो रहा है भैया, एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी यदि आपको निकालनी है तो वेक्टर लगाइए, एवरेज लिखिए, तो ऊपर क्या लिखोगे, टोटल मतलब कुल डिस्प्लेसमेंट, और नीचे लिखोगे भैया टोटल टाइम।
और भी कैसे लिख सकते हैं, बी एवरेज बराबर x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, x3 वेक्टर डॉट 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 डॉट। सिमिलरली x1 को तय करने में लगा समय t1, t2, t3, t4, टोटल टाइम लिख दिए। ठीक है, ध्यान रखना हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दो फॉर्मूले दिए थे। जब समान टाइम इंटरवल हो, इंग्लिश वालों की तरफ से लिख देते हैं इस बार, व्हेन सेम टाइम इंटरवल हो। हाँ जी, सेम टाइम इंटरवल है तो V एवरेज क्या लिखा था हमने, V1 प्लस V2 अपॉन 2, या इन जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था, B एवरेज बराबर V1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट 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 Bn अपॉन n। तो ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले वैलिड होंगे वेलोसिटी में, दोनों फॉर्मूले एवरेज वेलोसिटी के भी होंगे, लेकिन यहाँ कण की गति सीधी रेखा में होनी चाहिए, सीधी रेखा में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना बस आप। ठीक है, दूसरा भी वैलिड होगा, कोई तकलीफ नहीं है। व्हेन कवर सेम डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम, तो क्या आता है, बी एवरेज बराबर क्या लिखोगे, 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमारी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, कुछ बहुत स्पेशल सवाल है, क्योंकि आजकल जो सवाल हैं वो इस टाइप से डिफरेंशिएशन वाले कम पूछे जा रहे हैं। आजकल जो सवाल हैं वो ग्राफ से बहुत पूछे जाते हैं। तो अब हम आगे जो लेक्चर होगा उसमें आपको समझाएंगे कि ग्राफ यदि आपको दिया है और ग्राफ में वैल्यूज़ दी हैं, जैसे अभी तो हमने बिना वैल्यूज़ के ग्राफ जो थे वो स्लोप की हेल्प से कैलकुलेट कर लिए, लेकिन यदि आपको इन्फॉर्मेशन दी है, टाइम दिया है, पोजीशन दी है, तो आप उस केस में ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारी जो व्यवस्था है वो हम देखेंगे कल, और उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आप यदि ग्रेजुएशन पार्ट देखना चाहते हैं तो आप PGTV 6.8 डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।